Hello children, welcome back to Pehchan classes. I am Pradeep Kumar. Now I am present to continue the class of verb. Dear students, in the previous class we studied about the verb. As I told you that verb is the hero of an English sentence. As you know that in a movie there is at least a hero. Hero plays an important role in the movie. Similarly, in an English sentence, a verb plays a very important role. Without a hero, we can't think of a movie. Similarly, without a verb, we can't think of a sentence. That means in every sentence, it is mandatory, it is essential that there must be at least a verb. So friends, let us continue the class, and I would like to request all those students we have joined the class right now. Please first of all subscribe the channel, go to the playlist and watch the video uploaded before so that you can have a clear concept of verb. तो आइए बच्चों, आज हम verb को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि काइंड्स ऑफ verb में मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, दैट मीन्स रूप या चेहरा, रूप या चेहरा के हिसाब से हमने verbs को दो भागों में बांटा था, एंड दोज आर लेक्सिकल verb एंड द अदर इज ऑक्सिलियरी verb. लेक्सिकल verb एज आई टोल्ड यू कि इसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है एंड इट हैज 5 forms, namely V1, V2, V3, V4 and V5. And auxiliary verbs are small verbs. Those have no definite meaning and it depends on the sentence where it is used. Auxiliary verb का मीनिंग बदलते रहता है, सेंटेंस में जैसे यूज होते हैं उसके हिसाब से उसका मीनिंग निर्भर करता है, और टेंस, नेगेटिव, क्वेश्चन या वॉइस वगैरह बनाने के लिए वो लेक्सिकल वर्ब का हेल्प करता है। तो आइए हम लोग वर्ब का जो क्लासिफिकेशन है उसका दूसरा जो बेस है उसको हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूज। ऑन द बेसिस ऑफ यूज। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर रीडिंग काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ verb. Okay, so on the basis of use, verb को again we divide into two kinds. First one is main verb. main verb इसी को प्रिंसिपल verb भी बोला जाता है, प्रिंसिपल verb, मेन verb और principal verb. And number 2, that is helping verb. मेन verb और प्रिंसिपल verb, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, मेन verb या प्रिंसिपल verb। जैसे कि आपने देखा होगा फिल्म में एक हीरो होता है और हीरो चूंकि वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि एक फिल्म में मोर देन वन हीरोज होते हैं। दैट मीन्स मेन हीरो को हेल्प करने के लिए या तो उसका साइड रोल प्ले करने के लिए कुछ साइड हीरोज भी होते हैं। उसी तरह जो मेन वर्ब है वो आप सोचिए कि वो मेन हीरो है, और हेल्पिंग वर्ब वो साइड हीरोज हैं, यानी कि मेन हीरो को साथ देने के लिए और दूसरे
छोटे छोटे हीरोज की जरूरत पड़ती है तब उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब किसको कहेंगे, इसको डिफाइन करने का हमारे पास दो तरीका है। सबसे पहली बात है कि व्हेन इन ए सेंटेंस देयर इज ओनली वन वर्ब, दैट मीन्स ए वर्ब which is used alone in the sentence। किसी भी सेंटेंस में जब केवल एक वर्ब रहेगा, whether it is lexical और auxiliary verb, it is called the main verb। जब किसी भी सेंटेंस में केवल और केवल एक ही वर्ब यूज होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। तो इसका मेन वर्ब में अगर हम पॉइंट जोड़ना चाहेंगे तो जहां सिंगल वर्ब रहेगा उसको हम मेन वर्ब बोलेंगे, चाहे वो लेक्सिकल वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो। लेक्सिकल वर्ब आप जान रहे हैं कि जिनके 5 फॉर्म्स होते हैं और जिनका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। एंड ऑक्सिलरी वर्ब छोटे छोटे वर्ब होते हैं जो टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या नेगेटिव क्वेश्चन मूड इत्यादि बनाने के लिए दूसरे वर्ब को हेल्प करते हैं, उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो सिंगल वर्ब चाहे वो हेल्पिंग, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या लेक्सिकल वर्ब हो। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, you learn English। ये दोनों सेंटेंस में देखें ध्यान से, आई एम ए स्टूडेंट, इन द फर्स्ट सेंटेंस वर्ब केवल एम है। इन द सेकेंड सेंटेंस यू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे भी केवल एक ही वर्ब यूज किया गया है। तो एम ये हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है, और यू लर्न इंग्लिश, इसमें जो लर्न यूज हुआ है ये लेक्सिकल वर्ब है। लेकिन चूंकि इन सेंटेंसेस में केवल और केवल एक ही वर्ब है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ, एम मेन वर्ब का रोल प्ले किया, सेकेंड सेंटेंस में लर्न मेन वर्ब का रोल प्ले किया, ठीक है। अब आइए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और उसका जो दूसरा और आधार है कि जब मोर देन वन वर्ब यूज होता है किसी सेंटेंस में तो सबसे लास्ट में जो वर्ब होता है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। एंड मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए और छोटे छोटे एक या एक से ज्यादा वर्ब भी आ सकते हैं, उनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। उसका एग्जांपल आप देखिए, दे आर गोइंग टू दिल्ली, दे आर गोइंग टू दिल्ली। दिस ग्लास has been broken by her। यहाँ पे दो सेंटेंस देखिए, दे आर गोइंग टू दिल्ली, यहाँ आर एक वर्ब है और गोइंग एक वर्ब है। जैसे कि फॉर्म से आप पता लगा सकते हैं कि गोइंग GOING, ING वाला फॉर्म वो V4 होता है एंड ऑब्वियसली इट इज ए लेक्सिकल वर्ब, और उसके साथ में जो आर आया है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है या हम इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे। तो जो बाद में यूज हुआ है इसको हम बोलेंगे मेन वर्ब। इन द सेकेंड सेंटेंस दिस ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय हर, ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है, यह ग्लास उसके द्वारा तोड़ी गई है। यहाँ दिस ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय हर, यहाँ से देखिए ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है और ये एक वर्ब है। तो दिस ग्लास हैज बीन ब्रोकन, सबसे लास्ट में जो वर्ब आया वो मेन वर्ब आया, ठीक है। और उसके पहले हैज और बीन, ये जो है ये दोनों क्या बोलेंगे, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं,
ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब यूज होता है तो वही मेन वर्ब कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके घर में पेरेंट्स हैं और वो गार्जियन का रोल प्ले करते हैं, किसी कारण से पेरेंट्स अगर बाहर चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि घर में जो बड़े भाई या बड़ी बहन होती है वो तब तक के लिए गार्जियन का रोल प्ले करते हैं जब तक कि पेरेंट्स नहीं आ जाते हैं, और जैसे ही पेरेंट्स आ जाते हैं फिर वो फिर से बच्चे बन जाते हैं। तो वही बात हुई कि जैसे एम, यहाँ पे चूंकि और कोई दूसरा लेक्सिकल वर्ब नहीं है तो अकेला वर्ब यही है, तो वही मेन वर्ब का रोल प्ले किया। जबकि इस सेंटेंस में दे आर गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर गोइंग एक मेन वर्ब है, उसको हेल्प करने के लिए आर आया है। तो इस तरह से मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने ऑक्सिलियरी वर्ब पढ़ा है। तो ऑक्सिलियरी वर्ब क्या करते हैं, लेक्सिकल वर्ब के साथ यूज होते हैं किस समय, जब हम किसी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, या टेंस के सेंटेंस बनाते हैं, या वॉइस के सेंटेंसेस बनाते हैं, तब हमें वो जरूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि नाम से जाहिर है, हेल्प मतलब मदद करना, जो मेन वर्ब की मदद करते हैं उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे कहीं कोई एक मिस्त्री काम करता है और मिस्त्री के साथ उससे थोड़ा सा कमतर जो होता है वो मिस्त्री का हेल्पर होता है, तो हेल्पर का काम है मेन मिस्त्री को हेल्प करना। उसी तरह हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होगा, मेन वर्ब को हेल्प करना। और ये किस स्थिति में हेल्प करते हैं, जब अभी हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं या कभी नेगेटिव बनाते हैं या टेंस या वॉइस के सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें हेल्प करता है। आइए इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। My friend has come, मेरा दोस्त आया है या आ चुका है। My friend has come. They have done their work. I shall be reading a book. You don't प्ले चेस, आप चेस नहीं खेलते हैं। यू डोंट प्ले चेस। डिड दे गो देयर। ये देखिए, माई फ्रेंड हैज कम, इस सेंटेंस में कम ये लेक्सिकल वर्ब है, तो ये हो गया आपका मेन वर्ब, और उसको हेल्प करने के लिए जो हैज आया है ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, उन लोगों ने अपना काम कर लिया है, तो दे हैव डन ये डू वर्ब का भीतरी है, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और डू क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज होता है। और हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, एच भी हेल्पिंग वर्ब, एम भी मेन वर्ब।
आई शेल बी रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ता रहूंगा। तो रीडिंग ये लेक्सिकल वर्ब है, ये हो गया आपका मेन वर्ब। और शेल बी ये भी हेल्पिंग वर्ब है, शेल और बी ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यू डोंट प्ले चेस, यहाँ पे देखिए मेन वर्ब प्ले, ये मेन वर्ब हुआ। एंड डू नॉट, उसको एक साथ में हमने डोंट लिखा है तो डू क्या हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। नेगेटिव बनाते समय डिड दे गो देयर, क्या ये वहां गए थे, डिड दे गो देयर, ये डिड हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और गो ये हो गया मेन वर्ब। तो इस तरह से हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब का रोल क्या है, मेन वर्ब को हेल्प करना। कब क्वेश्चन को हम नेगेटिव बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं या टेंस के सेंटेंसेस यूज करते हैं, वॉइस मूड इत्यादि के सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसमें मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब दूसरा कोई नहीं बल्कि आपने जो 27 ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा है वही सब है, 27 ऑक्सिलरी वर्ब। इसके पहले मैंने इन डिटेल इसके बारे में बताया था कि कौन कौन ऑक्सिलरी वर्ब है और सारा टोटल लिस्ट मैंने आपको दिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वर्ब का पहला वाला वीडियो देख लें। तो ये 27 ऑक्सिलरी वर्ब ही क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का रोल करता है। इसमें और एक चीज है कि कभी कभी हेल्पिंग वर्ब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब भी बन सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं। और एक ही वर्ब का फॉर्म जो हो सकता है कि आपको लगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब ही है लेकिन वो मेन वर्ब भी होता है। उसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सवेरे से पढ़ रहा हूं, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई हैव बीन अ टीचर, मैं टीचर हुआ हूं, दैट मीन्स आई एम ए टीचर, आई हैव बीन ए टीचर। तो यहाँ पे ऊपर के सेंटेंस में देखिए ये रीडिंग, ये चूंकि लेक्सिकल वर्ब है तो ये मेन वर्ब हुआ, हैव और बीन ये दोनों आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ठीक है। इन द सेकेंड सेंटेंस आई हैव बीन अ टीचर, यहाँ पे एक वर्ब है और एक वर्ब है, जो लास्ट में आता है वो मेन वर्ब होता है, ये मेन वर्ब है। और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि बी वर्ब जो होता है, बी वाज बीन, यानी कि ये V3 है और उसके पहले हैव आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, आई हैव बीन और टीचर, मैं टीचर हुआ हूं, मैं टीचर बन चुका हूं, आई हैव बीन और टीचर, तो बीन यहाँ मेन वर्ब हुआ और हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक ही वर्ब वो कभी मेन वर्ब भी बनता है और कभी हेल्पिंग वर्ब भी बनता है, ठीक है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 3 होता है जो काइंड्स ऑफ वर्ब है, उसका बेस है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट जानते हैं, सेंटेंस जब हमने पढ़ा था उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता दूं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का जो करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, या तो समथिंग इज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है
उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का जो एक्शन करता है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है, वो एक्शन रिसीव करने वाला जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, सिमिलरली नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट का भी रोल प्ले करता है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट भी वो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन ही होंगे, या नाउन क्लॉज यानी कि नाउन इक्विवेलेंट जो होते हैं वही होते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन किया उस एक्शन को रिसीव करता है। इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। दैट मीन्स एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है हम इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक दो एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। आई टीच इंग्लिश, you write a letter, he gave me money। यहां पे देखिए इन सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इन द फर्स्ट सेंटेंस आई टीच इंग्लिश, टीच ये आपका वर्ब हुआ। आई टीच इंग्लिश, यू राइट अ लेटर, यहां राइट आपका वर्ब हुआ। ही गेव मी मनी, गेव आपका वर्ब हुआ। अब आगे देखिए कि एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है या तो जो एक्शन को रिसीव करता है उसको हमने ऑब्जेक्ट कहा। आई टीच इंग्लिश, तो इसको पकड़ने का हमारे पास दो तरीका है। वर्ब को साथ में लेकर व्हाट या whom, इससे जब हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट या whom, इधर हमारा क्या रहेगा वर्ब। वर्ब को साथ में लेकर हम व्हाट या whom से क्वेश्चन करेंगे। अगर उसका आंसर सेंटेंस में अवेलेबल है दैट मीन्स देयर इज एन ऑब्जेक्ट, तब हमको यह मान लेना होगा कि वहां पे एक ऑब्जेक्ट है। आई टीच इंग्लिश, टीच व्हाट, टीच व्हाट, तो उसके आंसर में क्या आएगा, उसके आंसर में आएगा इंग्लिश। यू राइट अ लेटर, राइट व्हाट, तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, आप क्या लिखते हैं अ लेटर, तो अ लेटर ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ही गेव मी मनी, गेव व्हाट क्या दिया, गेव व्हाट, तो उसके आंसर में आ जाएगा मनी। और गेव whom किसे दिया, गेव whom, तो उसके आंसर में हो जाएगा मी। तो ऊपर के फर्स्ट और टू सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, सेकंड में और लेटर, फर्स्ट सेंटेंस में इंग्लिश ऑब्जेक्ट हुआ, सेकंड सेंटेंस में और लेटर ऑब्जेक्ट हुआ, एंड इन द थर्ड सेंटेंस वी सी देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज मनी एंड द अदर इज मी। मनी गेव व्हाट, तो ये भी ऑब्जेक्ट है, और गेव whom मी ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे दो दो ऑब्जेक्ट है और टू ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस भी होते हैं, वो हमने देखा अभी। जब कोई थिंग का नेम होगा तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड जहां कोई पर्सन आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में तब हम उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इनडायरेक्ट। ओके, तो यहां मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हुआ, मनी हुआ। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑब्जेक्ट किसी भी एक्शन को रिसीव करता है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन गोज टू समवन, जिसके ऊपर वो एक्शन जाता है, जिसके एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है उसको ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब is divided into two kinds,
केवल मेन वर्ब जो होता है उसी को हम 2 काइंड्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, 1 ट्रांजिटिव वर्ब, and number 2 that is intransitive verb। ठीक है। हाँ देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलेंगे? इन ए सेंटेंस व्हेन ए वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, और in other words you can say when there is an object in a sentence the verb is said to be transitive verb। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वहां पे जो verb यूज किया गया है उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव verb। एंड the verb used without an object, verb used with object, तो हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलेंगे? वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के जब वर्ब यूज होता है तब उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और ऑब्जेक्ट के साथ जब यूज होता है तब हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। यू प्ले, एक ही वर्ब वो कभी ट्रांजिटिव भी होता है कभी इंट्रांजिटिव भी होता है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कहने का तात्पर्य यही है, आपको उस टाइम आपको देखना है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है दैट मीन्स दैट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, एंड इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस एट दैट टाइम दैट वर्ब इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। यू प्ले, यहाँ पे प्ले देखा तो प्ले क्या होगा? यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ, क्योंकि प्ले व्हाट, क्या खेला, क्या खेलता है, उसका कोई आंसर नहीं है। बट जब हम लिखेंगे यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यहां पे प्ले व्हाट से अगर हम क्वेश्चन करते हैं प्ले व्हाट, तो आंसर क्या आ जाएगा? क्रिकेट आंसर आएगा। दैट मीन्स क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट है। चूंकि यहां पे ऑब्जेक्ट है इसलिए हम प्ले को क्या बोलेंगे? यहां पे प्ले मेरा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। प्ले क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो एक ही वर्ब हमने देखा वो इंट्रांजिटिव भी बन सकता है और ट्रांजिटिव भी बन सकता है। कुछ वर्ब हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव ही होते हैं लेकिन वो बहुत कम है, जैसे कि काम, गो, स्लीप, सीट, डाई एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और बाकी लेक्सिकल वर्ब्स में ज्यादातर वर्ब्स वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों रूप में यूज होते हैं। आपको ध्यान देना है वर्ब के साथ वहां ऑब्जेक्ट यूज हुआ है या नहीं, और अगर ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि दैट विल बी ए ट्रांजिटिव वर्ब, एंड इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट यूज्ड देन द वर्ब इज इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ कम, गो, स्लीप, सीट, डाई एटसेट्रा ये सब से कुछ भी आप सेंटेंस बनाइए, जैसे आई स्लेप्ट वेल, मैं अच्छा से सोया, ही इज स्लीपिंग इन द रूम। इस तरह का कुछ भी आप सेंटेंस बना ले और वर्ब को लेकर व्हाट या हुम से क्वेश्चन करें तो आपको कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो चूंकि स्लीप ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब के ही रूप में यूज होता है,
काम, गो, सीट, स्लीप, डाई, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। बाकी ज्यादातर वर्ब जो आप जानते हैं या पढ़ते हैं ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों रूप में यूज होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि वर्ब एक्शन, पोजीशन या रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। इसके काइंड्स बहुत तरह के हैं, बेसिकली 2 हैं, लेक्सिकल एंड ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं और ये मेन वर्ब का रोल प्ले करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आते हैं, उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स जो भी कहें। और वो इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर ओनली 27। तो 27 हेल्पिंग वर्ब्स को आपको जान लेना है। और ऑब्जेक्ट के आधार पर हम वर्ब को ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में डिवाइड करते हैं। फिर फॉर्म के आधार पे लेक्सिकल और ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। यूज के आधार पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल एंड आप इस तरह से पहचान क्लास के साथ बने रहिए। और देखिए जैसे जैसे आप क्लासेस करते जाएंगे, आप वीडियोस देखते जाएंगे, आपको बहुत सारी जानकारी होती जाएगी एंड वन डे यू विल बी एबल टू स्पीक आउट फ्लुएंटली एज वेल एज यू कैन राइट ऑल द थिंग्स व्हाट एवर यू वांट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।